हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाज़ार में। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हमारा फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार का पार्ट 2 है। और हमने इसका पार्ट 1 जो पहले ही कंप्लीट करा दिया है। अगर आप इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, जो मेरे साथी पहली वीडियो देख चुके हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये। और जो मेरे साथी अभी इसी पार्ट से जुड़ रहे हैं तो वो पहला वाला पार्ट इसका ज़रूर देख लें। और मैं कहूँगा कि जो पहले मैंने टॉपिक कंप्लीट कराए हैं उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा अब जो शुरू करेंगे, हम आर्टिकल 20 से शुरू करेंगे। हमने 20 तक करा दिए थे, लेकिन जो 20 आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 यानी कि अनुच्छेद 20 जो है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारी कम पड़ रही थी जो पहले वाली वीडियो थी उसमें। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अगली वीडियो में आर्टिकल 20 को अच्छे से आपको समझा दूंगा और आपको इसमें कोई भी इशू नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम आर्टिकल जो 20 है ना, उसके बारे में आज चर्चा अच्छे से करेंगे। और हम जो बताएंगे इसके बारे में कि आर्टिकल 20 में कितनी चीज़ें और हैं, ठीक है। तो हमारा जो आर्टिकल 20 है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि आर्टिकल जो 20 है ना हमारा, वो हमारा जो संबंधित है वो अपराधों के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। अपराधों के संबंध में जो संरक्षण मिलता है उससे संबंधित है। तो आर्टिकल जो 20(1) है उसका संबंध किससे है? तो आर्टिकल 20(1) का संबंध जो है हमारा, आर्टिकल 20(2) का जो संबंध है वो दोहरे दंड से है, मैं आपको बता देता हूँ। और आर्टिकल 20(1) का जो संबंध है ना, वो पूर्वव्यापी दंड से है। यानी कि जो मान लीजिए आपने, चलो मैं आपको इसको थ्योरी में बता दूंगा, मैं इसको समझा तो अभी सकता हूँ लेकिन थ्योरी फिर बेकार हो जाएगी, इसलिए मैं आपको थ्योरी में समझा दूंगा इसका, ठीक है। अनुच्छेद 20 केवल अपराधों यानी कि क्रिमिनल लॉ पर कानून लागू होता है, यानी कि जो क्रिमिनल लॉ होते हैं उन पर लागू होता है आर्टिकल 20, ठीक है। इसमें 3 प्रकार की सुरक्षा दी गई है। पूर्वव्यापी दंड निषिद्ध होता है, इसमें पूर्वव्यापी दंड निषिद्ध होता है, ठीक है। ये इसको सही कर लेते हैं। पूर्वव्यापी दंड क्या होता है? जैसा कि मान लो, अब मैं इसको पहले आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको समझा दूंगा। किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो अपराध उस समय कानून में था ही नहीं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2020 में चोरी की, ठीक है। अब 2020 में जो चोरी के लिए कानून है वो ये है कि उस व्यक्ति को 3 साल की सज़ा दी जाएगी, ठीक है। अब जैसे अपने यहाँ होता है कि कोर्ट की सुनवाई, केस चला कि भाई उसने चोरी किया, उस पर कोर्ट का जो कानून के अनुसार उस पर जो है चोरी का इल्ज़ाम सिद्ध हो जाता है कि हाँ उसने ही चोरी की है। अब उसको सज़ा 2022 में मिल रही है, ठीक है, क्योंकि 2 साल लगे कार्रवाई चलने में, ठीक है, कोर्ट की कार्रवाई में। अब 2 साल बाद जो जज उसको फैसला सुनाएगा, जो क्रिमिनल लॉ के तहत, जो आर्टिकल 20 के तहत उसको फैसला सुनाया जाएगा, उसमें जज इस बात का ख्याल रखेगा या इस बात को बहुत ध्यान से देखेगा कि 2020 में जब इसने चोरी की थी तो उस टाइम चोरी के लिए सज़ा क्या थी। तो उसमें तो 3 साल का था कि 3 साल की सज़ा है, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको नॉर्मली, ठीक है। और अगर 2022 में सरकार कोई नया कानून लाती है, यानी कि एक्ट ले आती है उसकी जगह, कि अब 2022 में जो कानून बनाया है सरकार ने, वो ये कह दिया कि चोरी के लिए उस व्यक्ति के हाथ काट लिए जाएंगे या मान लो 7 साल की सज़ा हो जाएगी। तो उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने 2020 में चोरी की है और उसको 2022 में सज़ा सुनाई गई है, तो उसको जो सज़ा सुनाई जाएगी वो जो है पुराने जितने भी मतलब कानून थे उनके अनुसार सुनाई जाएगी। यानी कि उसको जो सज़ा होगी वो 3 साल की ही हो सकती है, ठीक है। क्योंकि पिछली जो कानून था बना हुआ उसमें 3 साल लिखा हुआ था। अभी उसको ऐसा नहीं है कि 2022 में नया कानून आ गया है तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे या उसको 7 साल की सज़ा सुना दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, पूर्वव्यापी दंड निषिद्ध होता है, ठीक है। इसमें अगला देख लेते हैं हम, टॉपिक क्या है। इसमें दोहरा दंड निषिद्ध होता है। दूसरा दूसरा हमारा पॉइंट आता है, इसमें दोहरा दंड निषिद्ध है, यानी कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि दोहरा दंड निषिद्ध इसलिए होता है, आर्टिकल जो हमारा 22 है, मतलब आर्टिकल 20(2) या ख कह सकते हैं, ठीक है। क्या तो हो गया पहले वाला और ये ख का हो गया दोहरा दंड, ठीक है। पूर्वव्यापी होता है 20(1) में और दोहरा दंड है 20(2) में, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, मान लीजिए दोहरा दंड यानी कि अगर मान लो किसी ने 1 लाठी मारी किसी को, ठीक है, और उसने 4 भी लाठी, मतलब किसी ने 4 लाठी मारी है, तो ऐसा नहीं है कि 1 लाठी के लिए सज़ा 1 दिन की हो गई तो 2 लाठी के लिए 2 दिन की, 4 दिन, 4 लाठी के लिए 4 दिन की, ऐसा नहीं होगा। आप लाठी किसी को 1 मारो, 4 मारो, 50 मारो, सज़ा अगर कानून में लिखी हुई है कि एक मतलब लाठी मारने पे 5 साल की सज़ा होगी तो आपको 5 साल की ही सज़ा मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एक
मतलब किसी भी, अगर मान लो किसी को फांसी की सज़ा होनी है, ठीक है, किसी ने किसी का खून कर दिया और उसी व्यक्ति ने, जिसको फांसी की सज़ा होनी है, उसी व्यक्ति ने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि थप्पड़ के लिए अलग सज़ा मिलेगी और फांसी के लिए जो किसी ने उसका, जिसने उसका खून किया है तो उसको दूसरी सज़ा फांसी के लिए मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। जो सबसे बड़ी सज़ा है उसको माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें आता है तीसरा पॉइंट, आत्मदोष सिद्धि से संरक्षण, यानी कि आत्मदोष सिद्धि से संरक्षण। ये आर्टिकल 20(3) या आर्टिकल 20(ग) आता है इसमें, ठीक है, अनुच्छेद 20(ग) आता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि किसी आरोपी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि थाने में किसी व्यक्ति को लेके उठा के लेके गए, उसको जो है आपने जो 24 घंटे की जो भी होता है उसको रखा वहाँ पे 24 घंटे के लिए, और उससे ये कहा कि आपने कि आप जो है अपना जुर्म कबूल करो, ठीक है, और वो जज में, मतलब जज के सामने जाके अपना जुर्म कबूल कर लेगा, ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते जुर्म कबूल कराने के लिए। आपके पास तथ्य हैं, सबूत हैं, आप जाइए कोर्ट में पेश कीजिए। अगर वो तथ्य सही साबित होते हैं तो सही है, फिर ठीक है, उसको सज़ा मिलेगी। और अगर वो तथ्य नहीं पाए जाते या झूठे आपके पास तथ्य नहीं है तो उसके मुंह से आप ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं कर सकते हो, उसके दोष की सिद्धि कराने के लिए, ठीक। अगला पढ़ लेते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण मामले हैं, स्टेट ऑफ बॉम्बे, तो इसका था कट्टीकल्लू कथीकल्लू कथीकल्लू का जो केस था 1961 का था। कथीकल्लू का जो केस था वो 1961 का था, और ये स्टेट ऑफ बॉम्बे यानी कि महाराष्ट्र का था, ठीक है। इस नाम को याद रखिए आप, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि केशवानंद भारती विवाद वगैरह वगैरह तो बहुत सारे हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद ज़्यादा है, इसलिए आप इसका आर्टिकल याद करिए कि आर्टिकल 20 के अंतर्गत आता है। स्टेट ऑफ बॉम्बे से था, 1961 में इसका निर्णय सुनाया गया, और निर्णय में आया क्या था वो भी इसका याद रखिए आप। तो इसमें कहा गया था फिंगरप्रिंट या हस्तलेखन। फिंगरप्रिंट यानी कि आपका जो भी उंगलियों के निशान हैं, या हस्तलेखन यानी कि हाथ से लिखा हुआ कोई पत्र नमूना देना आत्मदोष सिद्धि नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं कि फिंगरप्रिंट लगा के या फिर हस्तलिखित यानी कि नोट्स बना के, जैसे कि मान लो रिपोर्ट में उसका नाम चढ़ा के खुद से उसने स्वीकृत कर लिया पुलिस के मारदार से, तो उसको जो है आत्मदोष सिद्धि नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं इसका, जो इसके एग्जाम्पल है वो है, यदि 2026 में नया कानून बने और 2024 के कार्य के लिए दंड दिया जाए तो वो अब असंवैधानिक है। यानी कि अगर आप 2024 के कार्य के लिए 2026 के नियम कानून के हिसाब से दंड दे रहे हैं तो वो असंवैधानिक माना जाएगा, ठीक है। वही बात जो मैंने आपको समझाई वही बात दे रखी है, ठीक है। हमारा जो आता है अनुच्छेद 21 आता है हमारा। अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में आता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण ये आता है हमारा, इसका प्रश्न बन जाता है। अब इसको याद कर लेना आप एक बार कि आर्टिकल जो 20 है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, जो उसका संरक्षण है उससे संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 21 आता है का सही अर्थ क्या है? आर्टिकल 21 का सही अर्थ क्या है? केवल जीवित रहने का अधिकार है, सम्मानजनक जीवन का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, मतदान का अधिकार है। तो इसमें जो है आपका सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार सबको है, ठीक है। तो ये आप इस पे लगा लीजिए, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार। इसकी जो थ्योरी पढ़ लेते हैं हम आगे, ठीक है। आर्टिकल 21 कहता है किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित, यानी कि विधि होता है कानून, ठीक है, विधि यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति को फांसी की सज़ा हुई है और वो कानून के अनुसार फांसी की सज़ा है तो उसको तभी फांसी की सज़ा दी जा सकती है, यानी कि उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है। वरना आप किसी व्यक्ति से बिना कानून के ऐसे मतलब किसी को मार नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन जीने के अधिकार को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो अगला पॉइंट है वो ये है कि समय के साथ इसका विस्तार हुआ और इसमें शामिल हुए गरिमापूर्ण, इसमें जो शामिल हुए पॉइंट हैं वो ये हैं, मैं आपको इसको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार इसमें शामिल किया गया। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार इसमें शामिल किया गया कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने, यानी कि एक सम्मान सहित, सम्मानजनक, ठीक है।
और स्वच्छ पर्यावरण मिलना चाहिए, ये भी उसका अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है। अब अलग अनुच्छेद 21A में आ गया है। इसमें जो है शिक्षा का अधिकार था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, 21A में आ गया है वो, ठीक है। 21A में आता है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार किससे आता है, 21 से, ठीक है, 21A से। गोपनीयता का अधिकार है, यानी कि वो चाहे तो अपनी चीज़ों को अपने मतलब सीमित रख सकता है, अपने तक गोपनीय रख सकता है, ठीक है। कानूनी सहायता का अधिकार है, अगर उसके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा है तो उसको कानूनी सहायता दी जाएगी, यानी कि सरकारी वकील जो होते हैं, ठीक है। तेज न्याय का अधिकार है। तेज न्याय का मतलब यह है कि जल्दी न्यायिक प्रक्रिया खत्म होने का अधिकार है, जल्दी वो न्यायिक प्रक्रिया में आ जाए, ठीक है। इसके जो महत्वपूर्ण मामले थे वो थे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला था वो 1978 का है, ठीक है। इसमें क्या किया गया, इसमें जो कहा गया था वो ये कहा गया था कि प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। मेनका गांधी जो केस था वो आर्टिकल 21 से संबंधित है, और उसका जो संबंध है वो ये है कि प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि प्रक्रिया में किसी भी तरीके का एक मतलब पक्ष पे झुकाव नहीं होना चाहिए, उसको न्याय को अच्छे से देखा जाना चाहिए, और न्यायिक चीज़ें हैं तभी उसको सज़ा सुनाई जानी चाहिए, ठीक है। इसका अगला देख लेते हैं। जो अगला है हमारा जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी ने यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार के खिलाफ ये डाला था, और 2017 का था ये, ठीक है। 2017 का था कि गोपनीयता मौलिक अधिकार घोषित। देखो, गोपनीयता को जो मौलिक अधिकार घोषित किया गया है वो 2017 में, जब आपका पुट्टुस्वामी ने अपना भारत सरकार के खिलाफ जो केस डाला उसमें गोपनीयता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इस पर जो है थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। मैं आपको वही क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ जो एग्जाम में ज़्यादातर चांस रहते हैं कि आ ही जाएंगे, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं कि किसी व्यक्ति को बिना कारण किसी व्यक्ति को बिना कारण वर्षों तक जेल में रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। देख लो, ऐसा है इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई अपराध नहीं है, कोई वो दोषी सिद्ध नहीं हुआ किसी भी चीज़ के लिए, और अगर उसको कई वर्षों तक जेल में ऐसे ही निरंतर रखा जाता है तो वो जो है आर्टिकल 21 का उसके जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है। ये कहा गया है इसमें, ठीक है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाएगा उसे। आर्टिकल 22 आता है हमारा, अनुच्छेद 22 आता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी यानी कि अगर कोई गिरफ्तारी करने गए, चलो इसे थ्योरी में जान लूँगा, बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। एकदम से बताना ठीक नहीं होता, फिर थ्योरी काम की नहीं रहती और उसमें समझने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए जो आर्टिकल 22 है वो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बात करता है, और ये इसका जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण से बात करता है, ठीक है। ये कहता है हमारा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है, ठीक है। तो मैंने इसको बताया था आपको, पहले भी बता रखा है, अभी भी बता देता हूँ कि 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर। और इसमें जो होता है ना 24 घंटे, वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो आने जाने का समय है ना, तो उसको काट के, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार है कि 24 घंटे में उसको न्यायाधीश के सामने पेश किया जाए, गिरफ्तारी का कारण बताया जाए, ठीक है। उसके जो अधिकार हैं, गिरफ्तारी का कारण बताया जाए, वकील से, जो उसका वकील हो उससे परामर्श किया जाए, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा ना, मूवी वगैरह देखते हैं आप, तो उसमें कहते हैं मैं अपने वकील से बात करूँगा, तो वो इसी के कारण जो आर्टिकल 22 है उसके अनुसार कहते हैं, ठीक है। इसमें होता है कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। देखो, यही आ गया ना, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट यानी कि वकील, वो जो जज होता है उसके सामने पेश किया जाए। निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध कहते हैं इसे, ठीक है। कुछ परिस्थितियों में बिना मुकदमे के हिरासत संभव। देखो, अब ऐसे भी कुछ चीज़ें होती हैं, अगर मान लो आपने कोई राष्ट्र विरोधी काम कर दिया तो उस मामले में आपको जो है बिना मुकदमे के भी हिरासत में लिया जा सकता है, ठीक है। और उसमें जो टाइमिंग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 3-3 महीने तक खींच सकते हो, ठीक है, उसे बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो ये आता है महत्वपूर्ण जो केस थे इसके, A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है। A.K. गोपालन का जो केस था वो स्टेट ऑफ मद्रास से संबंधित था, और इसको हम कंप्लीट ख़त्म कर देते हैं थोड़ा सा। A.K. गोपालन का जो केस था
वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से संबंधित है, स्टेट ऑफ मद्रास से ए के गोपालन का केस। और ये 1950 में इसका जो निर्णय आया था वो ये था कि यह अनुच्छेद 21 और 22 की प्रारंभिक व्याख्या से जुड़ा मामला था। जो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 ए के गोपालन केस, वो पूछ सकता है आपसे कि ए के गोपालन केस किसकी व्याख्या से जुड़ा मामला है। आर्टिकल 21 और 22 वो दे देगा आपको, और भी आर्टिकल दे देगा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ऐसे दे देगा। ठीक है, इस बात को याद रखना आप, प्रारंभिक व्याख्या से जुड़ा मामला है। ठीक है, अगला देख लेते हैं आर्टिकल जो हमारा 23 है। तो आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है, ये आर्टिकल 23 में कहा गया है मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध है। देखो आर्टिकल 23 हमारा कहता है कि मानव तस्करी नहीं करोगे, मानव तस्करी पे रोक लगाई गई, और बंधुआ मजदूरी, आप किसी को भी बांध के या किसी को ज़बरदस्ती आप उससे मजदूरी नहीं करा सकते। किसी भी मनुष्य को उसकी खरीद फरोख्त यानी कि बेच नहीं सकते। ठीक है, उस पर रोक लगाई गई है आर्टिकल 23 के तहत। ठीक है, तो आगे इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं हम आगे। अनुच्छेद 23 किसका निषेध करता है, तो अभी तो बताया आपको मानव तस्करी का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको लगा दिया होगा आपने, मानव तस्करी का निषेध करता है। सही है, आगे इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो इसका विवरण इस तरीके से है कि मानव तस्करी को रोकता है, मानव तस्करी पे इसमें कानून बनाए, जो भी कानून मानव तस्करी के ऊपर बनेंगे वो आर्टिकल 23 के अंतर्गत आएंगे। बंधुआ मजदूरी यानी कि आप किसी को बांध के मजदूरी नहीं करा सकते, उसे जबरदस्ती जबरन श्रम निषेध, मतलब ज़बरदस्ती आप किसी से मजदूरी नहीं करा सकते, मेहनत नहीं करा सकते। ठीक है, यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। ऐसा नहीं है, इसमें ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई विदेशी को आप लाएंगे, अंग्रेज को पकड़ के लाएं और उससे कहेंगे चल मेरे घर में काम कर, ले भैंसों का चारा बना, तो ये नहीं हो सकता। यानी कि ये आपके नागरिक को भी प्राप्त है और गैर नागरिक यानी कि जो देश के नागरिक नहीं है भारत के, उनको भी प्राप्त है ये। ठीक है, इसमें यही कहा गया है। देखो ये अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। आगे देख लेते हैं, इसका जो मामला था वो था पीपल यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये मामला था इसका, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, 1982 का ये मामला था। इसमें जो निर्णय आया था सरकार का वो आया था न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान भी जबरन श्रम माना जा सकता है। देखो अब इसमें आप एक बार एक पॉइंट देख लो, ये पहली बात तो याद करने की चीज़ हो गई कि आर्टिकल 23 है, और आर्टिकल 23 के अंतर्गत जो आता है वो पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स यानी कि डेमोक्रेटिक यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, डेमोक्रेटिक होती है स्वतंत्रता। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया का 1982 का मामला है। इसमें क्या कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी यानी कि अगर मान लो आपको आज की डेट में एक व्यक्ति को 500 रुपये मिलते हैं मजदूरी के, या 1000 रुपये रख लो, 1000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, और आप कम भुगतान करते हैं, उसकी जगह 1000 की जगह 800 भुगतान करते हैं, उसे 800 रुपये देते हैं मजदूरी का, तो ये भी क्या है, जबरन श्रम माना जाएगा, यानी कि आर्टिकल 23 में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखते हैं। कर्ज के बदले किसी को जबरन खेत में काम कराना असंवैधानिक है। मान लीजिए आपने किसी को कर्ज दे दिया, आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है ये जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, कि आपने किसी से कर्ज ले लिया, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, आपने किसी से 50,000 रुपये कर्ज ले लिया, और 50,000 रुपये आप उसको इतनी जल्दी मतलब नहीं चुका पा रहे हैं, या फिर आपका जो है थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ज़बरदस्ती वो आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता कि चल तू मेरा पैसा नहीं दे पा रहा तो चल एक काम कर, मेरे खेत में काम करने चल। ये भी जो है आपका असंवैधानिक माना जाएगा आर्टिकल 23 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 23 के तहत। ठीक है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ना, वो मैं सोचता हूँ कि आपको थोड़ा आसानी से समझा दूँ चीज़ों को, जिससे आपको ना एक तो होता है कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो इंडियन जितने भी हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चे शहरी हों, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है ग्रामीण परिवेश से जुड़े होते हैं, और जो तैयारी करते हैं खासकर वो, क्योंकि जो शहरी लोग हैं वो एकदम से इस तैयारी में नहीं आते, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से होती हैं। वो डॉक्टरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सब कुछ इंजीनियरिंग करेंगे, जो भी करेंगे वो बड़े एक प्रोफेशन में जाएंगे। जो एसआई वगैरह या कांस्टेबल वगैरह या जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे ही होते हैं ज़्यादातर। तो इनमें जो है ना एग्जाम्पल आप शहरी तरीके से नहीं दे सकते, मैं इसलिए आपको ग्रामीण परिवेश के हिसाब से ही एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। बस याद करना आपके हाथ में है कि आप याद कैसे करते हैं, और सुन लेंगे ना आप खाली, तब भी आपके ये पॉइंट क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने पहले से कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रखा होगा, और नहीं पढ़ा है तो यहाँ से पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 24 पे। ठीक है,
तो आर्टिकल 24 कहता है कि बाल श्रम का निषेध है, यानी कि आप बच्चों से मेहनत नहीं करा सकते, ठीक है, मजदूरी नहीं करा सकते, या तो जैसे होटलों में बच्चे वगैरह रख देते हैं तो उसके लिए है ये, ठीक है। तो बाल श्रम का निषेध आर्टिकल 24 में आता है, ठीक है। बंधुआ मजदूरी वगैरह जो आती है आर्टिकल 23 में आती हैं, ठीक है। जीवन जनी का अधिकार 22-21 में आता है, और मतलब मैं एकदम से आउट जा रहा हूँ तो इसी को कर लेते हैं पहले, ठीक है। अनुच्छेद 24 किस आयु के मतलब आर्टिकल 24 कहता है कि किस आयु से कम बच्चों के कारखानों में रोजगार को प्रतिबंधित करता है। इसका सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ कि ये कहना चाह रहा है कि आर्टिकल 24 में क्या बताया गया है कि मतलब किस एज के जो बच्चे हैं उससे नीचे की आयु के बच्चे या उस एज के बच्चे तक आपके जो है कारखानों में काम नहीं कर सकते, उन्हें प्रतिबंधित किया गया है कि उनसे काम आप नहीं करा सकते कारखानों में। ये इसका मतलब यही है, ठीक है, आर्टिकल 24 का। तो 12 वर्ष से 14 वर्ष से 16 वर्ष से 18 वर्ष, तो सबसे बड़ी बात है इसमें 12 वर्ष वो 14 वर्ष से शायद, ठीक है। तो 14 वर्ष से छोटे बच्चे जो होंगे उनको आप कारखानों में काम नहीं करा सकते, ठीक है। देखो यही है ना, 14 वर्ष से, ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कारखानों में, खदानों में, जोखिम भरे उद्योगों में, जैसे कि मान लीजिए कोई कारखाने चल रहे हैं उनमें आप उनसे काम नहीं करा सकते 14 वर्ष से, अगर उसकी आयु कम है तो खदानों में उससे काम नहीं करा सकते आप। जोखिम भरे उद्योगों, जैसे कि मान लो लोहे का कोई काम चल रहा है, फैक्ट्री है आप, या फिर कोई मतलब आग का काम है, उसमें आप उसको नहीं लगा सकते हो, ठीक है। एक साधारण काम में आप एक बार को लगा भी लो तो कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी, पर कराना तो है ही नहीं। पर उससे भी ज़्यादा बेहतर यह है कि आप उसको कोई जोखिम भरा काम ना दें, अगर उसकी मजबूरी है। जैसे कि आजकल होता है कि कितने बच्चे हैं कि आजकल पापा ख़त्म हो गए, मम्मी ख़त्म हो गई, और उसके बाद में वो बेचारे छोटी उम्र से ही काम करते हैं, और उनके लिए संघर्ष जीवन का बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसमें यही कहा गया कि अगर आप उनको काम, पहली बात तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप काम नहीं करा सकते, और काम करा भी रहे हैं तो उन्हें जोखिम भरी की जगहों पे काम नहीं कराओगे, ठीक है, अगर मजबूरी भी है किसी की तो। इसमें यही कहा है कि जोखिम भरी जगहों पर काम करना प्रतिबंधित है। तो यह बच्चों की सुरक्षा हेतु विशेष प्रावधान है, यानी कि बच्चों की जो सुरक्षा है उसके लिए प्रावधान किया गया है। इसमें 2-4 चीज़ें और भी देखी गई हैं कि ऐसा होता है कि माँ बाप भी कभी कभी ऐसे होते हैं कि छोटे बच्चों से काम, उनको काम पे भेज देते हैं, तो उसमें भी अगर आप कहीं छोटे बच्चे की जान न चली जाए, उस वजह से भी इसको लागू किया गया है आर्टिकल 24 को, ठीक है। मतलब लागू नहीं, प्रतिबंधित किया गया आर्टिकल 24 के तहत, ठीक है। दोनों चीज़ समझ सकते हैं आप। अब देखो आर्टिकल 25 में आता है धर्म की स्वतंत्रता। तो धर्म की स्वतंत्रता जो आती है, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो अभी मैंने आपको बता दिया कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। किससे? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अब इसका देख लेते हैं हम आगे थ्योरी। 11 प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है अपने धर्म को मानने का। जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको जो अधिकार दिए गए हैं वो क्या क्या है? पहली बात तो धर्म को मानने का अधिकार है कि कोई भी अपने धर्म को मान सकता है। कोई मुस्लिम धर्म को अपना चाहे तो मान सकता है, हिंदू धर्म को मानना चाहे तो मान सकता है। मतलब धर्म के प्रति भारत में धर्मनिरपेक्ष, आपको पता है कि प्रस्तावना में ये दिया गया है, जोड़ा गया है सब, तो इसलिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका कोई धर्म नहीं है। तो इसलिए जो है आप इस चीज़ को माने कि इसमें अपने धर्म को मानने की फुल आज़ादी है। आप किसी भी धर्म के हो, आप अपने धर्म को पूर्णतः मान सकते हैं। आचरण करने की आज़ादी, ठीक है। प्रचार करने की आज़ादी, ठीक है। जो आप अगर अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था यानी कि नैतिकता और स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के अधीन है, ठीक है। इस चीज़ को समझ लेना आप थोड़ा सा। महत्वपूर्ण जो मामला है वो क्या क्या है इसके महत्वपूर्ण मामले हैं, तो यार इनके नाम ऐसे होते हैं ना, मुत्तू केस मान लेना इसको, ठीक है। शिरूर मुत्तू केस, ठीक है। यह है कमिश्नर हिंदू रिलीजन्स, ठीक है। कमिश्नर हिंदू रिलीजन्स एंडोमेंट्स श्री लक्ष्मी नारायण तीर्थ, और ये क्या है, सबामीर, या जो भी है देख लेना यार, मेरे को इतना समझ में नहीं आता। 1954, ठीक है। इसका ये केस था, ठीक है। मृत्यु वाला जो केस था हिंदू रिलीजन मतलब हिंदू धर्म से संबंधित था, और इसका जो था वो ये था श्री लक्ष्मी नारायण आगे देख लेते हैं 1954 का। भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं समझ में आती तो उनको छोड़ देना चाहिए, मैं गलत पड़ गया इसके चक्कर में, ठीक है। तो ये धर्म के आवश्यक अंग जो हैं उनसे संबंधित था,
यानी कि इसेंटल रिलीजन्स प्रैक्टिस को राज्य नियंत्रित नहीं कर सकता, यानी कि धर्म के जो आवश्यक अंग हैं उनको राज्य नियंत्रित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्षमा करना भाई। अगला देख लेते हैं आप। ठीक है, आर्टिकल जो 26 है ना उसको देख लेते हैं। तो आर्टिकल 26 है, तो आर्टिकल 26 में क्या कहा गया है कि धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक कार्यों के प्रावधान का अधिकार। यार मैं थोड़ा ना अटक गया हूँ, मुझे 1 सेकंड का टाइम दो, मैं अभी एकदम फ्रेश होकर आपसे इसमें मिलता हूँ। ठीक है, वो मेरे माइंड में चल रहा है पीछे वाली बातें। देखो अब इसको कर लेते हैं। तो यह है आर्टिकल 26, धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है। यानी कि अगर कोई धार्मिक संप्रदाय है, ठीक है, वो अपने धार्मिक कार्यों के प्रावधान का अधिकार है, यानी कि वो अपने कार्यों को कर सकते हैं जो धार्मिक कार्य हैं। ठीक है, उनको ये अधिकार दिया गया है आर्टिकल 26 के तहत। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन ले लेते हैं आर्टिकल 26 का। आर्टिकल 26 है, किन्हें अपने धार्मिक मामलों के प्रावधान का अधिकार देता है। तो किन्हें मतलब ये पूछ रहा है कि किन्हें अपने धार्मिक मामलों का जो प्रावधान है उनका अधिकार देता है। तो ये देता है हमारा धार्मिक संप्रदायों को। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया था कि धार्मिक संप्रदायों को ये कानून का अधिकार देता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसके जो थ्योरी है वो देख लेते हैं। ठीक है, यह है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय यानी कि रिलीजियस डेनोमेंशन को निम्न अधिकार देता है। ठीक है, ये देख लेना यार, मेरे को ये इंग्लिश के वर्ड थोड़े जरा मैं थोड़ा तंग हुआ है मेरा हाथ, तो इसलिए आप इसको समझ लेना। ठीक है, तो हम हिंदी में पढ़ा देते हैं। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को निम्न अधिकार देता है। ठीक है, जैसे कि धार्मिक एवं धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना, यानी कि अगर कोई धार्मिक यानी कि कोई भी धार्मिक एवं धर्मार्थ जो स्थान होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं, उनकी वो स्थापना कर सकते हैं। मान लो हिंदू धर्म में है, वो अगर चाहें तो किसी भी धार्मिक जो भी चीज़ें हैं उनकी संस्थान, अगर कोई संस्था, बहुत सारी संस्थाएं हैं जैसे बालाजी ट्रस्ट है, ये वो सब चीज़ें होती हैं, तो उनका जो है वो स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा देखा धार्मिक मामलों का प्रबंधन, यानी कि धार्मिक मामलों में जो भी अब जैसे कि कोई कथावाचक है, वो सब चीज़ें होती हैं तो वो प्रबंधन कर सकते हैं। संपत्ति अर्जित करना, यानी कि वो अपने पास संपत्ति रख सकते हैं। ठीक है, धार्मिक ट्रस्ट जो होते हैं। ठीक है, संपत्ति का प्रशासन, जो संपत्ति होगी जैसे कि मंदिर की कोई भी संपत्ति है तो वो उसका प्रशासन वो धार्मिक ट्रस्ट करेगा। ठीक है, तो ये सब कहा गया है इसमें आर्टिकल। इसमें जो है मान ले, इसमें जो आगे को भी दे रखा है कि यह अधिकार सार्वजनिक यानी कि व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। ठीक है, ये जो अधिकार दिए गए हैं सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। यह अधिकार केवल नागरिकों को ही नहीं बल्कि धार्मिक समूह को भी मिलता है। ठीक है, ये नागरिकों ही नहीं बल्कि धार्मिक समूहों को भी मिलता है। जो धार्मिक समूह हैं उनको भी ये अधिकार मिलता है। महत्वपूर्ण जो मामले थे तो वो थे कमिश्नर हिंदू रिलीजन एंडोरमेंट्स वर्सेस श्री लक्ष्मीनंद्र ट्रस्ट सबरीमर जो भी है यार, ये सिरूर मठ मामला है। ठीक है, सिरूर मठ का मामला है, प्रसिद्ध सिरूर मठ मामला है, इसको इतना ध्यान रखना आप। सिरूर मठ का मामला है इसमें। और कमिश्नर हिंदू रिलीजन एंडोरमेंट्स वर्सेस श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ शमाइरा जो भी है यार। ठीक है, तो सिरूर मठ मामला है, ये 1954 का मामला है, पिछला भी केस था, जो आपने पढ़ा भी था ये। तो धार्मिक संप्रदाय का अर्थ स्पष्ट किया गया। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनका अर्थ क्या होगा, वो इसको स्पष्ट किया गया। धर्म के आवश्यक अंगों में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, धर्म के जो आवश्यक अंग हैं, जैसे कि मान लो धार्मिक अंग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप सोच रहे होगे उस चीज़ को, जोड़ रहे होगे उस चीज़ से। आप अगर हिंदू, मुस्लिम या किसी और भी धर्म से संबंधित हैं, तो जो आपके धर्म के जो आवश्यक अंग होते हैं उनमें जो राज्य है यानी कि सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। उदाहरण है इसका, यदि सरकार किसी मठ के धार्मिक अनुष्ठानों को बदलने का आदेश दे। ठीक है, यदि सरकार किसी मठ के धार्मिक अनुष्ठानों को बदलने का आदेश दे। ठीक है, तो अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है। ये कहना चाह रहा है कि यदि सरकार
किसी मठ, जैसे कि अभी आपको पता है उत्तर प्रदेश के आपके सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ, उनका जो गोरख टीला है या गोरख धाम है, ठीक है, वो उसमें अगर धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है कोई भी, यानी कि वो यज्ञ कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, कथा वाचन है, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, को बदलने का आदेश सरकार नहीं दे सकती। ये आर्टिकल 26 का उल्लंघन माना जाएगा। अगर सरकार ये कहने लगे कि इसको हटा दो, बाद में कर लेना, ये वो सब, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 ये कहता है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 27 हमसे ये कहता है कि किसी विशेष धर्म, यानी कि अगर हिंदू धर्म के लोगों से के प्रचार हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। यानी कि कोई अगर ये कहे कि हिंदू धर्म के लोगों को मुस्लिम धर्म के लोगों को भी कर देना होगा और उनके प्रचार प्रसार के लिए देना होगा, तो उनको बाध्य नहीं किया जाता, उनकी मर्जी है, देंगे देंगे, नहीं देंगे नहीं देंगे। या अगर मान लो कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति ये कहने लगे कि हम अपने प्रचार प्रसार के लिए, या सरकार कहने लगे कि अब धर्म के प्रचार के लिए आप पैसा दो हिंदू लोगों से, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो आर्टिकल 27 में नहीं आता, ठीक है। इसमें दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है, अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता से, कराधान से, शिक्षा से, संपत्ति से, ठीक है। तो ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। किससे? धार्मिक, किससे होगा? ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, प्रचार प्रसार के लिए नहीं दे सकते आप, ठीक है। कोई भी व्यक्ति किसी विशेष धर्म के प्रचार या प्रसार हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ध्यान दें, सामान्य कर लिया जा सकता है, यानी कि जैसे टैक्स चलते हैं वो कर दे सकते हो, मतलब वो लिया जाएगा, ठीक है। आगे, परंतु कर का उपयोग विशेष धर्म के प्रचार हेतु नहीं होगा। अगर सरकार किसी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उस कर का यूज़ कर रही है तो वो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अगला देखो, यह भारत की धर्मनिरपेक्षता का महत्वपूर्ण आधार है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं है, इस बात का ये पूरा आधार इसी से माना जाता है, आर्टिकल 27 को, ठीक है। यदि सरकार विशेष धर्म के मंदिर निर्माण हेतु कर लगाए तो असंवैधानिक होगा। जैसे राम मंदिर है, अभी कह रहे थे कि राम मंदिर में सरकार का पैसा लग जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सरकार उसमें अपना पैसा नहीं लगाएगी, लोग चाहेंगे तो वो अपना लगा सकते हैं, पर सरकार उसमें ऐसा, वो असंवैधानिक माना जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 28, ठीक है, आर्टिकल 28 है, अनुच्छेद 28, शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, ठीक है। तो अगर कोई चाहे, देखो इसमें मैं थ्योरी में बता दूंगा, इसमें थोड़ा सा कर देता हूँ। आर्टिकल 28 है, तो शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 28 के तहत के अनुसार पूर्णतः राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों के में क्रिया क्या प्रतिबंध, देखो आर्टिकल 28 के अनुसार, यानी कि अनुच्छेद 28 के अनुसार पूर्णतः राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में क्या प्रतिबंधित है? शैक्षणिक संस्थानों में क्या प्रतिबंधित है? तो धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित है, ठीक है। यानी कि अगर राज्य किसी भी शिक्षा संस्थान को चला रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आपको अगर धार्मिक शिक्षा देनी है तो आप जो है अपने द्वारा स्कूल खोलिए, संस्था बनाइए, धार्मिक संस्था की शिक्षा उसमें दीजिए, ठीक है। इसमें प्रतिबंधित किया गया है 28 में, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। आर्टिकल जो 28 है उसके 3 भाग हैं। एक तो है पूर्णतः राज्य पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। एक ये है कि पूर्णतः, यानी कि पूर्ण रूप से जो राज्य द्वारा शोषित, यानी कि राज्य जिन संस्थानों को चला रहा है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। दूसरा है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त लेकिन निजी प्रावधान प्रबंधन वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई राज्य पूर्ण रूप से राज्य सरकार के हैं या केंद्र सरकार के स्कूल या कॉलेज हैं तो उनमें तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर राज्य के द्वारा कोई मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज है और उसमें अगर वो धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं लेकिन चला उसको प्राइवेट संस्था रही है तो उसमें वो धार्मिक शिक्षा अपनी दे सकते हैं, ठीक है। उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, वो नहीं दे सकते। किसी छात्र को उसकी इच्छा के विरुद्ध धार्मिक शिक्षा में भाग लेने का बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे प्रेयर होती है, तो प्रेयर में क्या होता है, जब हमारे स्कूल में प्रेयर होती है तो कई जो मुस्लिम बच्चे थे ना वो अलग खड़े हो जाते थे, तो इसलिए उनको बाध्य नहीं कर सकते आप, ठीक है, कि हम वो प्रेयर आके करें। तो धार्मिक शिक्षा में अगर प्रेयर है तो वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा मतलब पहले मानते थे, अभी तो वंदे मातरम वगैरह को और राष्ट्रगान को मतलब राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा, ये कंफर्म कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा 2026 में ही। तो इस बात को भी याद रखना आप, ठीक है। अब तो हर किसी को वहाँ पे गाना ही पड़ेगा। तो इसको देख लेते हैं।
ये है सरकारी विद्यालयों में किसी विशेष धर्म की अनिवार्य प्रार्थना करना, आर्टिकल 28 का उल्लंघन है। ठीक है, कह रहा है सरकारी विद्यालयों में किसी विशेष धर्म की अनिवार्य प्रार्थना करना। अगर कोई रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम अगर ये भी गाना चाहता है तो वो धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत को आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आर्टिकल 28 के तहत इसका उल्लंघन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसको हटा देता हूँ, आपको दिक्कत होगी नहीं तो। आगे हमारा आर्टिकल 29, यानी कि हमारा जो आर्टिकल 29 आता है वो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। यानी कि जो भी अल्पसंख्यक जो होते हैं वो ये होते हैं जो भी कास्टें हैं जिनकी संख्या भारत में एज ए मतलब कम है। ठीक है, उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। अल्पसंख्यक आप मुस्लिम, सिख, जैन और बौद्ध, इन सभी का जो भी धर्म है इनको अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो आप ऐसा मत मानो कि अगर मुस्लिम है तो वो अल्पसंख्यक ही होगा। मतलब और भी धर्मों में मतलब मुस्लिम से अलग भी बहुत सारे धर्म हैं जिनमें अल्पसंख्यक का कैटेगरी में रखा गया है। एक हिंदू ही है जिसको अल्पसंख्यक से हटाया गया है। ठीक है, इंडिया के अंदर जैसे कि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाते हैं और इंडिया में आके मुस्लिम अल्पसंख्यक हो जाते हैं। जैसे बांग्लादेश है तो उसमें हिंदू अल्पसंख्यक हैं। जिनकी संख्या कम होती है उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। अल्पसंख्यक जिनकी संख्या अल्प हो यानी कि कम हो। ठीक है, आर्टिकल 29 में आता है। आर्टिकल 29 एक किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता से और सांस्कृतिक और भाषा की रक्षा से और क्या आरक्षण से या संपत्ति से। ठीक है, तो आर्टिकल 29 देख लेते हैं हम, किससे संबंधित है आप बताओ। तो यह है किसी भाषा मतलब भाषा, संस्कृति और भाषा से संबंधित है। ठीक है, ये भाषा की रक्षा से संबंधित है आर्टिकल 29। तो इसमें दे रखा है किसी भी वर्ग के नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार है। यानी कि किसी भी नागरिक, कोई भी नागरिक हो या किसी भी वर्ग या धर्म का हो, उसको अपनी भाषा यानी कि लिपि जो लिखने की, जैसे देवनागरी है और जैसे पंजाबी है तो उसे पंजाबी को गुरुमुखी बोलते हैं, जैसे उर्दू है तो फारसी है, तो ये सब जो लिपि है ना, जैसे कि दक्षिणी भारत है उसकी लिपि हैं, तो इनको क्या है कि मतलब उनको आज़ादी है, मतलब वो अपना जो है संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 29 के तहत। अब 29(2) में क्या आता है वो देख लेते हैं। आर्टिकल 29(2) में आता है राज्य द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त संस्थानों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। देखो, आर्टिकल 29(2) कहता है कि राज्य द्वारा संचालित या मतलब राज्य एज ए केंद्र हो या फिर स्टेट हो, ठीक है, उसके द्वारा संचालित यानी कि सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर कोई भी गवर्नमेंट के अंतर्गत स्कूल या कॉलेज आते हैं तो उनमें किसी भी धर्म के बच्चे को ऐसे नहीं कहा जा सकता कि तो उस धर्म का है इसलिए तुझे यहाँ पे शिक्षा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये अभी हो गया, इसमें 29(2) में आता है। ठीक है, अब इसमें देख लो, यह अधिकार केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, बहुसंख्यक वर्ग भी इसका लाभ ले सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो ये अधिकार खाली आप मुस्लिम लोगों को दे सकते हो या सिखों को या जैन को या फिर अदर जो भी धर्म है उनको दे सकते हो, ये हिंदू धर्म के लोग भी इस पर जो है कंप्लेन कर सकते हैं अपनी, ये कहा गया है इसमें। ठीक है, इसमें जो केस था स्टेट ऑफ मद्रास का था, चंपकम दोराईराजन से 1951 का मामला है। ठीक है, चंपकम दोराईराजन, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन, 1951 का मामला था, केस था ये। 1951 में इसका निर्णय आया था। यदि जाति आधारित प्रवेश व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित किया गया, यानी कि चंपकम दोराईराजन जो केस था उसमें जाति आधारित जो संवैधानिक व्यवस्था थी, असंवैधानिक व्यवस्था थी, उसको असंवैधानिक घोषित किया गया। ठीक है, इसके बाद प्रथम संविधान संशोधन हुआ। चंपकम दोराईराजन केस के बाद ही प्रथम जो अनुसूची 9 जोड़ी गई थी, प्रथम संविधान संशोधन इसी के बाद में हुआ था 1951 में, जब फैसला आया था चंपकम दोराईराजन। तो यह केस आपसे पूछ सकता है कि जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था वो किस केस के निर्णय के बाद में हुआ था? तो चंपकम दोराईराजन, ठीक है, स्टेट ऑफ मद्रास के बाद। ठीक है, 1951 में जो निर्णय आया था। तो आर्टिकल 30 आता है हमारा। तो आर्टिकल जो 30 है ना, उसमें ये कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को यानी कि शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 30 में। अनुच्छेद जो 30 है ना, उसमें अल्पसंख्यक यानी कि जितने भी धर्म हैं और जो अल्पसंख्यक हैं इंडिया के अंदर, तो उनको जो है शैक्षणिक संस्थान वो अपना खुद का चला सकते हैं। ठीक है, ये कहा गया है आर्टिकल 30 में। अब देख लेते हैं इसका जो क्वेश्चन है, अनुच्छेद 30 किस अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल जो 30 है वो किस अधिकार से संबंधित है? संपत्ति से, धार्मिक कर से, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक अधिकार। अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक अधिकार मैंने आपको बता दिया है, तो इसी से संबंधित है।
अगला देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है अल्पसंख्यकों यानी कि धार्मिक या भाषाई का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को धार्मिक या भाषाई मतलब स्कूल या संस्थान चलाने का अधिकार है, ठीक है। शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का, उनका प्रशासन करने का, यानी कि उनमें जो प्रशासन कैसे, उनका जो व्यवस्था होगी वो किस तरीके से चलानी है, वो भी उनका अधिकार है अल्पसंख्यकों को, ठीक है। आर्टिकल 30 के तहत इसका देख लेते हैं हम। राज्य सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगा। अगर कोई धार्मिक संस्थान चला रहा है तो उसमें भी जो है राज्य जो है अपना जो भी सहायता अगर उन्हें प्राप्त करानी है तो वो कराएगा, उसमें भेदभाव नहीं करेगा, किसी को ज़्यादा देगा, किसी को कम देगा, या उनको देगा ही नहीं है उनको दे देगा, ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। अगला देख लेते हैं, देख लो इसमें देखो, राज्य नियमन कर सकता है, यानी कि राज्य नियम बना सकता है, लेकिन प्रशासनिक स्वतंत्रता का समाप्त नहीं कर सकता, ठीक है। उसमें जो नियम है ना, अगर सरकार से कोई सहायता प्राप्त करता है तो उसमें गवर्नमेंट देखेगी कि भाई इसमें क्या क्या नियम है, अगर कोई नियम में सुधार करवाना होगा तो वो करवाएगा या कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि उसमें प्रशासनिक जो स्वतंत्रता होती है उसको समाप्त नहीं करेगा, ठीक है। जो इसका मामला था, जो इसका मामला आया था वो हमारा ये आया था TMA पाई फाउंडेशन, TMA पाई फाउंडेशन का आया था, पाई फाउंडेशन स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो ये जो TMA पाई फाउंडेशन स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस है वो 2002 का है, अभी का नया केस है, तो इसको याद कर लेना आप। जो निजी संस्थान होते हैं उनके बारे में था। अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रशासनिक स्वतंत्रता परंतु शैक्षणिक मानक बनाए रखना राज्य का अधिकार है, ठीक है। देखो, अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रशासनिक व्यवस्था स्वतंत्रता दी जाएगी, लेकिन परंतु जो शैक्षणिक मानक है उसको बनाए रखना भी राज्य का अधिकार है, ठीक है। तो ये कहा गया। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा आर्टिकल 31, यानी कि अनुच्छेद 31 से संबंधित है। वर्तमान में किस स्थिति में है, ये देख लेते हैं क्या है। देखो, आर्टिकल 31 है हमारा। आर्टिकल 31 यह है कि संपत्ति का अधिकार, यानी कि ऐतिहासिक प्रावधान है जो हमारा संपत्ति का अधिकार है। इसके बारे में पूरी डिटेल बता दूंगा आपको, इसकी थ्योरी पूरी पड़ी है मेरे पास, तो यहाँ पे बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगता हो, इसलिए संपत्ति का जो अधिकार है वो आर्टिकल 31 के अंतर्गत आता है। और इसमें जो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। आर्टिकल 31 वर्तमान में किस स्थिति में है, यानी कि आर्टिकल 31 अभी वर्तमान में कहाँ है, तो आपको सबको पता है आर्टिकल 31 कहाँ है। मौलिक अधिकार है, निरस्त कर दिया गया है, केवल आपातकाल में लागू होता है, केवल राज्यों पर लागू होता है। तो आर्टिकल 31 जो है संपत्ति के अधिकार को यहाँ से मौलिक अधिकार से क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। अब वो कानूनी अधिकार बन गया है, इसलिए यहाँ से उसको निरस्त करके कानूनी अधिकार में जगह दी गई है, ठीक है। इसलिए इसको निरस्त कर दिया गया है, ये क्वेश्चन याद रखना आप, ठीक है। तो ये है अगला, इसकी थ्योरी में देख लेते हैं। मूल संविधान में आर्टिकल 31 के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। देखो, यानी कि आप कितनी भी संपत्ति रख सकते थे, ये आपका मौलिक अधिकार था, ठीक है। आर्टिकल जो हमारा संविधान संशोधन 44, देखो संविधान संशोधन अधिनियम 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ था, जो 44 में हुआ था। 42वां 76 में हुआ था, इतना भी याद रखना, ठीक है। 42वां जो हुआ था 76 में हुआ था, और 44वां जो हुआ था 78 में हुआ था। दोबारा इसे हटाया गया था, ठीक है। अब संपत्ति का अधिकार 300 कै में आता है, 300 ए लिख रखा है ना, 300 कै में आता है, ठीक है। कै ज़्यादातर तो ए या कै ही पूछेगा, तो इस बात को भी याद रखना। 301 ए या कै में आता है के तहत कानूनी अधिकार, यानी कि लीगल राइट्स है, ठीक है। कानूनी अधिकार है यानी कि लीगल, ठीक है। लीगल होता है कानून, कानूनी राइट, कानूनी अधिकार। मौलिक अधिकार नहीं बचा है, इसे निरस्त कर दिया गया है वहाँ से, तो ठीक है। आर्टिकल 44 के तहत 1978 में। तो इसमें जो केस था, इसमें था केशवानंद भारती विवाद, जो स्टेट ऑफ केरला का था, 1973 में ये हुआ था। तो इसमें कहा गया, इसका जो निर्णय आया केशवानंद भारती विवाद का, 1973 का ये केस है। तो इसमें जो निर्णय आया था कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है, अगर संसद में संविधान संशोधन करना चाहे तो वो कर सकती है। ये तो सही है, संविधान संशोधन करती है संसद, अब भी करती है, कितने संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। तो दूसरा है, परंतु संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नष्ट नहीं कर सकती। संपत्ति का जो अधिकार है से जुड़े संशोधन पर यही सिद्धांत लागू हुआ, ठीक है, क्योंकि वह मूल संरचना को प्रभावित करता था, इसलिए उसको हटा के रख दिया गया कानूनी अधिकार में, ठीक है। करा क्यों गया, क्योंकि जो आपका केशवानंद भारती, क्या नाम क्या था ये यार, किसका नाम भूल गया,
हाँ, केस बनंद भारती स्टेट ऑफ केरला का, ठीक है। उसकी जो केस था 1973 का, इसके अनुसार किया गया, ठीक है। 1978 में इसमें संशोधन किया गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। अब आर्टिकल हमारा आता है 32, बस खत्म होने वाले हैं, थोड़ा सा और रह गया है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसमें, ठीक है। आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 32 को, जो अनुच्छेद 32 है, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था, तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। और जो प्रस्तावना है उसको के एम मुंशी ने कहा था, ठीक है। संविधान की आत्मा अब देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, ये कह रहा है यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसमें 5 रिटें जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट में 5 रिटें जारी होती हैं, उसके अनुसार ये सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो यह है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का मुख्य साधन है। ये क्या, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का मुख्य साधन है, ठीक है। न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली 5 रिटें, यानी कि जो 5 रिटें हैं उनके नाम दे रखे हैं नीचे, वो बता देता हूँ मैं आपको। ये कहता है हैबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस यानी कि परमादेश, और सर्टियोरारी यानी कि प्रतिषेध, और प्रोहिबिशन यानी कि उत्प्रेषण, और क्यो वारंटो होता है अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो ये जो 5 रिटें हैं वो जारी कर सकता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, ठीक है। ये जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यार मैं लिख नहीं पाऊंगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण कर सकता है, परमादेश, मैंडमस, और सर्टियोरी होता है हमारा प्रतिषेध। देखो इसकी एक मैं आपको ट्रिक बताऊं चलो छोड़ो यार, बाद में बताऊंगा, ठीक है, किसी और वीडियो में, क्योंकि ये लंबी हो रही है वीडियो बहुत ज़्यादा। महत्वपूर्ण मामला जो है वो है इसका रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1950 का ही मामला है। निर्णय आया था इसमें, अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। और इसका क्या है, आर्टिकल 32 जो है एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 32 जो है अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। जो हमारा अनुच्छेद 33 आता है उसमें क्या है, स्वतंत्र जो सशस्त्र बलों के अधिकारों में प्रतिबंध है, सशस्त्र बलों के अधिकारों में प्रतिबंध है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, देखो आर्टिकल जो 33 है हमारा, आर्टिकल 33 जो है हमारा वो संसद को उसके अधिकारों के संशोधन का अधिकार देता है, संसद को उसके अधिकारों में संशोधन का अधिकार देता है, मतलब संसद चाहे तो उसमें संशोधन कर सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है हमारा, इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को, सशस्त्र बलों को, न्यायपालिका को या राज्यपाल को, यानी कि संसद को उसके अधिकारों, संसद को किसके अधिकारों, ये रखा है, संसद को किसके अधिकारों में संशोधन का अधिकार देता है। तो अब मैंने बताया सशस्त्र बलों के में 33, आर्टिकल 33, ठीक है। संसद को अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों में जो है संशोधन कर सकती है, और अर्धसैनिक बलों में, पुलिस बल में और खुफिया एजेंसियों में, ठीक है, इनमें संशोधन संसद कर सकती है आर्टिकल 33 के तहत। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं चीज़ें करा रहा हूँ, आपको याद रखना, जो यहाँ तक आया होगा ये उसके लिए नया ही होगा, ठीक है। कि सदस्यों के मौलिक अधिकारों में प्रतिबंध लगा सके ताकि अनुशासन और कर्तव्य पालन निश्चित हो। यानी कि देखो आर्टिकल 33 ये कहता है कि जो भी आपके चारों चीज़ें हैं, मतलब जो आपके सशस्त्र बल हैं, यानी कि जैसे असम राइफल्स वगैरह जो होती हैं, अर्धसैनिक बल हैं जैसे कि सीआरपीएफ वगैरह होती हैं, ठीक है, पुलिस बल हैं जो स्टेट यानी कि यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि स्टेट है, स्टेट वाइज जो पुलिस होती है, और खुफिया एजेंसी जैसे कि रॉ हो गई, ये वगैरह होती हैं, ठीक है, तो आईबी वगैरह। तो इनके बारे में जो जितने भी इनके जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, तो वो इन पे प्रतिबंधित, मतलब इनमें संशोधन कर सकती है। उसकी वजह ये है कि अगर वो कुछ गोपनीयता चीज़ें हैं तो उनमें जो है, या उनको नियम कानून के अनुसार चलने के लिए उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है, उनके मौलिक अधिकारों को, ठीक है। तो इसका मतलब ये है खाली आर्टिकल 33 के तहत, देखो ये दे रखा है, अनुशासन और कर्तव्य पालन को सुनिश्चित हो जिससे कि, इसलिए उनमें संशोधन कर सकती है। अब देखो इसमें दे रखा है
कि सेना के जवान को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सामान्य नागरिक जैसे पूर्ण अधिकार नहीं होते। ठीक है, जो सेना के जवान होते हैं उनको अभिव्यक्ति यानी कि अगर उसके स्वयं की जो आज़ादी होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सामान्य नागरिक जैसे पूर्ण अधिकार नहीं होते। ठीक है, आर्टिकल अब अपना 34 देख लेते हैं कि मार्शल लॉ की स्थिति में अधिकार क्या है। तो मार्शल लॉ होता है आपातकाल। ठीक है, अनुच्छेद 34 के तहत किस स्थिति में किसे प्रतिबंधित है? अनुच्छेद 34 किस स्थिति से प्रतिबंधित है? ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्त आपातकाल, मार्शल लॉ, राज्य आपातकाल। तो अभी मैंने आपको बताया कि मार्शल लॉ। ठीक है, सेना का शासन। ठीक है, यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी कि सेना का शासन, वो मार्शल लॉ मैंने जो आपातकाल बोला था वो गलत है, सेना का शासन होता है। ठीक है, इसको याद रखना यार, वो मेरे दिमाग से निकल गया। ठीक है, तो सेना का शासन होता है मार्शल लॉ। ठीक है, मार्शल लॉ क्या होता है? सेना का शासन होता है। मार्शल लॉ होता है आपका सेना का शासन। सेना का शासन। ठीक है, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मार्शल लॉ को सेना का शासन कहते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो जाए तो संसद वहाँ लागू कानूनों को वैध घोषित कर सकती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों पर अस्थायी प्रतिबंध संभव। जो मौलिक अधिकार हैं, अगर वहाँ पे मार्शल लॉ है तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं स्थायी तरीके से। मतलब वो कोई एक लिमिट नहीं होगी उनकी, वो किसी भी तरीके से हट सकते हैं, 4 दिन में भी और 4 साल में भी। ठीक है, अब देखो मार्शल लॉ और आपातकाल अलग अलग अवधारणाएं हैं। ठीक है, परीक्षा बिंदु। मार्शल लॉ का उल्लेख संविधान में है पर इसकी विस्तृत परिभाषा नहीं दी गई है। मार्शल लॉ आर्टिकल 34 के तहत लगता है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत याद रखनी है आपने। आर्टिकल 34 के तहत मार्शल लॉ लगता है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, इसकी विस्तृत परिभाषा भी नहीं दी गई है। मतलब संविधान में है इसका उल्लेख लेकिन विस्तृत परिभाषा नहीं दी गई है। आपातकाल और मार्शल लॉ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अनुच्छेद 35 कहता है कुछ कानून बनाने की विशेष शक्ति संसद को है। अनुच्छेद 35 कहता है कि कुछ कानून बनाने की जो विशेष शक्ति है वो संसद को दी गई है। ठीक है, ये कहता है कि अनुच्छेद 35 के अंतर्गत विशेष कानून बनाने की शक्ति किसे है? तो मैंने आपको बताया कि किसे है? संसद को है। किसे है? संसद को है आपकी विशेष कानून बनाने की शक्ति। ठीक है, कुछ विषय हैं जैसे कि जिनमें कानून विशेष तरीके से बना सकती है संसद। कुछ विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को, जैसे कि अनुच्छेद 16(3) आर्टिकल 16(3) पे है, अनुच्छेद 32 पे है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 33 यानी कि, और आर्टिकल 34 यानी कि मार्शल लॉ। ठीक है, इन पे जो है कानून बनाने का अधिकार है वो संसद को है। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया था कि सेना से संबंधित था ये, कि उन पे जो कानून बनाएगी वो संसद उनके मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है आर्टिकल 33 के तहत, जो अर्धसैनिक बल या सैनिक या पुलिस रिजर्व बल होते हैं उनमें। ठीक है, आर्टिकल 33 जो था। राज्य विधानमंडल इन विषयों पर कानून नहीं बना सकते। ठीक है, मतलब इन विषयों पर जो कानून बनाएगी वो केवल संसद बनाएगी, इन पर जो है राज्य का कोई भी कानून लागू नहीं होगा। अब देख लो 16(3) कौन सा है? 16(3) और आर्टिकल 32 और आर्टिकल आपका 33 और आर्टिकल 34 यानी कि मार्शल लॉ, और ये हो गया आपका वही जो अर्धसैनिक बल या सैनिक बल जो होते हैं, और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और 16(3) ये सब। ठीक है, तो हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अभी मैंने मौलिक अधिकार आपके समाप्त करा दिए हैं। कुछ चीज़ें बीच बीच में ऐसे हुई ऊपर नीचे, पर आपने अगर ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो आपको इसमें बहुत कुछ अपना देखने के लिए मिला ही होगा। अच्छा, ठीक है, और भाई देखो मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मेरी अनकट वीडियो होती हैं, इनमें मैं कोई भी किसी भी तरीके का मतलब फ़िल्टर यूज़ नहीं करता है, या फिर मैं कोई भी एडिटिंग नहीं करता, तो डायरेक्टली मैं अपलोड करता हूँ वीडियो को, इसलिए मैं थोड़ी सी इसमें दिक्कत हो सकती है। पर अगर आपने बर्दाश्त कर ली वो, तो आपको इसमें जो कंटेंट मिलेगा वो बहुत 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 अपर लेवल का कंटेंट मिलेगा। शुरुआत जैसी भी हुई पर आपका एंड धमाकेदार होगा। और इसी की बात के साथ हम जो है अभी इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और हो सके तो भाई जिसको भी ठीक लगा हो वो लाइक और सब्सक्राइब करके जाए। ठीक है, बाय।